दोस्तों, आपका छवि करियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो अध्याय हमने पहले के बारे में आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम दूसरा अध्याय सीखने वाले हैं। देखिए, हमने अब आपको अध्याय 1 में 5 धाराओं के संबंधित के बारे में बताया था। आज हम लोग अध्याय दूसरा सीखने वाले हैं। आपको पता होगा कि इंडियन पीनल कोड में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं, लेकिन सभी धाराएं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए हम कुछ धाराओं को जो महत्वपूर्ण है, जो आपके पूर्व एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सभी धाराएं आपको डिस्कस नहीं की जाएंगी। जो महत्वपूर्ण हैं और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं को केवल डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं अध्याय 2 के बारे में। अध्याय जो 2 है वह उसका आशय है साधारण स्पष्टीकरण का। साधारण स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत हम धाराओं की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 से 52 धाराएं हैं। 6 से 52 धाराएं हैं अध्याय 2 के अंतर्गत, लेकिन आपको सभी धाराएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो धाराएं महत्वपूर्ण हैं और जिन धाराओं से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन धाराओं को हम इसमें चर्चा करेंगे। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं धारा 8 के बारे में। जो धारा 8 है वह लिंग के बारे में बताती है। देखिए, आईपीसी के अंतर्गत कोई भी पुल्लिंग शब्द यदि है तो वह नर और नारी यानी पुरुष या महिला दोनों को यह जो है बताएगी। यदि आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है, यदि हमने वह लिखा तो ये वह पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी है। लेकिन यदि हम इंग्लिश की बात करें, इसमें आपका ही सी होता है। ही वहाँ पे आपका पुरुष के लिए और सी आपका महिला के लिए। लेकिन आईपीसी में ऐसा प्रावधान नहीं है। आईपीसी जो 8 है, उसकी धारा जो 8 है, उसमें लिंग के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सभी पुल्लिंग शब्द नर और नारी यानी पुरुष और महिला दोनों का यह बोध कराएंगे। यदि कहीं भी पुरुष वर्ग लिखा भी है तो उसमें पुरुष और स्त्री यानी महिला दोनों उसके अंतर्गत आएंगी। ऐसा इसकी धारा 8 में बताया गया है, जो कि लिंग से संबंधित है। अब दूसरी धारा की बात करें। दूसरी धारा है 10। देखिए, जो धारा 10 है, इससे प्रश्न आपके हाल के एग्जामिनेशन में यानी यूपीएसआई एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं। इसको भी आप सही से समझिएगा। जो धारा 10 है, इसमें पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। जिसमें यह बताया गया है कि वह व्यक्ति
यानी वह नर जो किसी भी आयु का हो, चाहे वो 1 साल का हो, 100 साल का हो, 50 साल का हो, यानी किसी भी आयु वर्ग वाला हो, उसे पुरुष, तथा वह नारी जो किसी भी आयु वर्ग की हो, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 100 साल की हो, उसे स्त्री समझा जाएगा। यानी जो धारा 10 है वो पुरुष और स्त्री के बारे में बताती है। इसमें यह कहा गया है, पुरुष शब्द उस नर का बोध कराएगा जो चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, उसे पुरुष, तथा महिला शब्द उस नारी का बोध कराएगा जो 1 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, चाहे कितने भी साल की हो, वह महिला कहलाएगी। ऐसा हमारी आईपीसी के अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 10 में बताया गया है। दूसरी धारा की बात करें तो अब हम दूसरी धारा देखेंगे, धारा 11। जो धारा 11 है वह व्यक्ति से संबंधित है, जिसमें जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था वह व्यक्ति कहलाएगी यदि किसी कंपनी के द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा तो एक कंपनी को व्यक्ति के तौर पर सज़ा दी जाएगी, यानी कंपनी के जो हेड होंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी, इसे व्यक्ति माना जाएगा। कोई भी संस्था वह व्यक्ति कहलाएगी, कोई भी संस्था को व्यक्ति के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इस धारा 11 में व्यक्ति के बारे में बताया गया है, धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है, धारा 10 में पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। अब हम धारा देखते हैं, धारा 19। धारा जो 19 है उसके अंतर्गत न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, जहाँ पर यह बताया गया है कि यह न्यायाधीश उस व्यक्ति को हम नहीं कह सकते जो केवल न्याय के पद पर कार्यरत है। हम उन सभी व्यक्तियों को न्यायाधीश कह सकते हैं जो विभिन्न समाज में जो सुलह समझौता यानी न्याय का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हों, वो सभी व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएंगे। यानी वे व्यक्ति जिनके द्वारा समाज में जो भी न्यायालय से जुड़े हुए बातें हैं, यदि उनके द्वारा वह हल हो जाती हैं तो वो हर व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा। ऐसा धारा 19 में बताया गया है। आइए दूसरी धारा के बारे में देखते हैं। जो दूसरी धारा है वो धारा है आपकी 19 के बाद जो आपके एग्ज़ाम में भी आया है, वो है धारा 23। धारा 23 क्या है? धारा 23 के अंतर्गत सदोष लाभ के बारे में बताया गया है। सदोष लाभ क्या होता है? यानी गलत तरीके से यदि किसी को लाभ दिया जाए तो वह सदोष लाभ होता है। इसी सदोष लाभ को धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी का नाम दिया गया है। यानी बेईमानी की परिभाषा में परिभाषित किया गया है, और बेईमानी की जो परिभाषा है वो धारा 24 के अंतर्गत है। इसकी यानी इससे संबंधित प्रश्न आपके यूपीएसआई में आ चुके हैं। यानी पूछा गया है कि जो बेईमानी है उसकी परिभाषा हमारी किस धारा के अंतर्गत आती है, तो 24 में।
बेईमानी क्या होती है? यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी व्यक्तियों में, किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी व्यक्तियों में कुछ व्यक्तियों को सदोष लाभ दिया जाए। सदोष लाभ का मतलब होता है गलत तरीके से उसे लाभ पहुंचाया जाए, और अन्य व्यक्तियों को सदोष हानि हो, यानी कुछ व्यक्तियों को लाभ हो और कुछ व्यक्तियों को हानि हो, तो यह बेईमानी कही जाएगी। ऐसा यानी बेईमानी की जो परिभाषा है वो धारा 24 के अंतर्गत आती है, यानी धारा 24 में बताया गया है। लेकिन गलत तरीके से जो लाभ दिया जाता है उसे सदोष लाभ कहलाता है, और ऐसा धारा 23 के अंतर्गत आता है। धारा 24 में क्या है? बेईमानी की परिभाषा, और धारा 23 में क्या है? सदोष लाभ से संबंधित है। आइए दूसरी धारा के बारे में देखते हैं। तो धारा 24 जो है वो बेईमानी की परिभाषा के बारे में बताता है। अब धारा हम अगली देखते हैं। धारा 29 है। जो धारा 29 है वो दस्तावेज के बारे में बताता है। यानी दस्तावेज क्या है? किसी कंपनी, किसी सरकारी संस्था द्वारा उसके नियम के अनुरूप कोई भी वह पत्र जिस पर उस कंपनी के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख हो, उसे दस्तावेज कहते हैं। ये चाहे किसी कंपनी के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या किसी सरकारी के संस्था के द्वारा किसी भी पत्र पर उस कंपनी के द्वारा दिए गए उल्लेखों का, यानी दिए गए कार्यों का उल्लेख हो, तो उसे दस्तावेज कहा जाएगा। यह दस्तावेज जो है वो धारा 29 के अंतर्गत आता है। अगली धारा की बात करें। अगली धारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो धारा है 34। जो धारा 34 है उसके अंतर्गत सामान्य आशय। सामान्य आशय का अर्थ है कि जब किसी कार्य को करने में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाए तथा उन्हें इस बात का ज्ञात हो कि यह अपराध है, तो वह सामान्य आशय कहलाएगा। यानी कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को किया जाए, उसमें और भी व्यक्ति शामिल हों, तो वह सामान्य आशय कहलाएगा। सामान्य आशय में एक चीज़ और जान लें, इसमें पूर्व नियोजित आशय होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए का एक व्यक्ति है और ये उसका घर है, जिसमें खा, गा और घा के द्वारा इस का वाले व्यक्ति पर यानी चोरी की जाती है। का वाले व्यक्ति के घर में चोरी की जाती है, जिसमें चोरी में मुख्य रूप से खा और गा शामिल होते हैं, लेकिन घा बाहर ही रहता है। तो यह आशय कैसा होगा? सामान्य आशय यानी पूर्व नियोजित आशय। यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों को यह ज्ञात है कि यदि घर में चोरी होगी तो ये अपराध है, और इस अपराध में यह तीनों लोग प्रतिभागी हैं, इसलिए यह सामान्य आशय के अंतर्गत आता है। एक वाद है महबूब शाह।
बनाम इम्परर। महबूब शाह बनाम इम्परर, यह जो वाद है वो सामान्य आशय से संबंधित है। ये वाद क्या है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय का यह वाद है, इसलिए यहाँ पर इम्परर लिखा है। इम्परर का मतलब हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था उसके विरोध में, यानी उसके वाद में जो मुकदमा चला उसे इम्परर लिख दिया गया। जैसे हुआ क्या कि एक महबूब नाम का व्यक्ति था, महबूब शाह नाम का व्यक्ति था, और दूसरा अल्लाह रखा व्यक्ति था। महबूब शाह एक नदी के किनारे स्नान कर रहा था। अल्लाह रखा के आदमी और अल्लाह रखा स्वयं उस नदी से होते हुए आगे पहुंचते हैं, जिसमें महबूब शाह द्वारा इन्हें चेतावनी दी जाती है कि हमारे क्षेत्र में वह कृपया घास ना काटें। अल्लाह रखा को यह चेतावनी दी जाती है, लेकिन अल्लाह रखा ये घास काटने के लिए पहुंच जाते हैं। जब अल्लाह रखा इस घास काटने के लिए पहुंचते हैं तो ये घास काट कर लौट ही रहे थे। जब लौट रहे थे तो उस समय महबूब शाह का भतीजा वालिद शाह इनका विरोध करता है, यानी अल्लाह रखा का विरोध करता है। इसमें अल्लाह रखा के कर्मचारी यानी अल्लाह रखा के व्यक्ति जो आदमी थे वह वालिद शाह को मारते हैं। जब ये मारते हैं तो उस समय यह आवाज़ करता है और आवाज़ करने पर महबूब शाह वहाँ पहुँचता है। महबूब शाह द्वारा गोली चलाई जाती है, जिसमें अल्लाह रखा का व्यक्ति मर जाता है। जब अल्लाह रखा का व्यक्ति मर जाता है तो यह मुकदमा लाहौर कोर्ट में चलता है। इसके अल्लाह रखा के व्यक्ति को मारने के उपलक्ष्य में महबूब शाह को 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा लिखा जाता है और इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उस समय हम जानते हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में था, जिसका प्रीवी काउंसिल कहते थे। प्रीवी काउंसिल में यह मुकदमा जाता है। तो इस मुकदमे में जब जाता है तो उस समय महबूब शाह को यह कहकर बरी कर दिया जाता है, यानी यह कहकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि महबूब शाह ने वाजिद शाह की यानी बचाने के लिए गोली चलाई और जिसमें इनका व्यक्ति यानी अल्लाह रखा का व्यक्ति मारा गया। इसमें पूर्व नियोजन की बात प्रकट नहीं होती है, इसलिए इस वाद यानी धारा 34 के अंतर्गत यह बात डिफाइन होनी चाहिए कि वह पूर्व नियोजन में क्या वह बात हुई है। यदि वह बात हुई है तो उसके अंतर्गत सामान्य आशय आएगा। यदि वह पूर्व नियोजन में बात नहीं हुई है तो उसके अंतर्गत सामान्य आशय नहीं आएगा। इसके अंतर्गत आपको 3 विवाद हैं: महबूब शाह बनाम इम्परर, वारिंद घोष बनाम इम्परर, श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य। इन तीनों जो वाद हैं, इन वादों का संबंध सामान्य आशय से है, यानी धारा 34 से है। धारा 34 में यह बात है, यानी वह अपराध माना जाएगा जब किसी अपराध को करने के लिए पूर्व में अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसे पूर्व नियोजित ढंग के
से किया जाए तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी बात धारा 34 में लिखी गई है, यानी सामान्य आशय में लिखी गई है। तो ये आपके अध्याय 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए, यानी धाराएं हुई, जिसमें एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखें, धारा 8 किससे संबंधित है? लिंग से संबंधित है, यानी कोई भी पुल्लिंग शब्द स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराएगा। यदि वह शब्द आता है तो पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी, दोनों के लिए यह होगा, यानी धारा 8 लिंग से। धारा 10 में पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। वह नर व्यक्ति जो किसी भी आयु का हो पुरुष, और वह नारी व्यक्ति जो किसी भी आयु वर्ग की हो वह महिला कहलाएगी, और नर व्यक्ति पुरुष कहलाएगा। दूसरी धारा की बात करें तो आपको हमने बताया धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति के बारे में बताया गया है। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी है वह व्यक्ति कहलाएगा। ये धारा 11 में बताया गया है। धारा 19 की बात करें तो धारा 19 में न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी न्याय का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति वह न्यायाधीश कहलाएगा। ऐसा धारा 19 में बताया गया है। धारा 23 के अंतर्गत हमने बताया, धारा 23 के अंतर्गत सदोष लाभ के बारे में बताया गया है। सदोष लाभ का आशय यह है गलत तरीके से किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, यह सदोष लाभ है। जिसमें हमने बताया सदोष लाभ को परिभाषित करते हुए उसे बेईमानी की परिभाषा बताया गया है। ऐसा धारा 24 में बताया गया है। फिर हमने बताया धारा 34 यानी किससे संबंधित है? सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय का अर्थ है जब किसी व्यक्ति पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाता है और उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति शामिल होते हैं और जो अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल होते हैं, सभी पर सामान्य आशय के तहत वह अपराध माना जाएगा, चाहे वो व्यक्ति शामिल हो और चाहे वो व्यक्ति शामिल ना हो। ऐसा धारा 34 में बताया गया है। आइए दूसरे अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 3। अध्याय जो 3 है वो दंडों के विषय में है। जिसमें 53 से लेकर 75 तक धाराएं हैं, यानी अध्याय 3 में 53 से लेकर 75 तक धाराएं हैं जो कि दंडों के विषय से संबंधित है। जिसमें हम धारा 53 की बात करें तो धारा 53 में दंडों के प्रकार के बारे में बताया गया है। इनसे भी प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है। पहली चीज जान लें, दंड कितने प्रकार के बताए गए हैं? दंड 5 प्रकार के बताए गए हैं। ऐसा प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है। पहले दंड की बात करें, पहला दंड है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, मृत्युदंड अर्थात उसमें अपराधी व्यक्ति को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। आजीवन कारावास
अर्थात उसे जीवन भर जेल के अंतर्गत यानी बंद रखा जाएगा। चौथा, तीसरा जो दंड है कारावास। कारावास दो प्रकार के, एक सादा कारावास यानी सादा कारावास के अंतर्गत उसे केवल जेल की रोटी वो तोड़ेगा यानी केवल बंद ही रहेगा, और एक कठोर श्रम के साथ कारावास। कठोर श्रम के साथ कारावास का मतलब है वह जेल में बंद होगा और उसे कठिन कार्य भी करने होंगे, ऐसा कठोर कारावास। चौथी चीज़ की बात करें तो पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, चौथा है संपत्ति का समर्पण। यानी उसके जितनी भी संपत्ति है उसको सरकार ले लेगी, ऐसा कारावास चौथा कारावास आता है। संपत्ति का समपरण। और जो पांचवा कारावास है वह है जुर्माना। जुर्माना भी दंड के अंतर्गत आएगा। इसमें जैसे आप जानते होंगे इस समय कोविड-19 के कारण जो भी मास्क नहीं पहनता है उसे जुर्माना दंड के प्रकार दिया जाता है, जिसमें 500 रुपये का चालान भी कटता है। तो इस प्रकार दंडों के प्रकार जो हैं, दंड के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। मृत्युदंड अर्थात अपराधी व्यक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। आजीवन कारावास यानी जीवन भर उसे जेल के अंतर्गत रखा जाएगा। कारावास जिसमें एक तो सादा कारावास यानी उसे जेल में ही रखा जाएगा, और दूसरा कठोर श्रम के साथ कारावास यानी उसे कठिन कार्य भी कराए जाएंगे। और संपत्ति का समहरण जो है यानी उसके ज़मीन जायदाद को नीलाम कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी हाल की घटना जो हुई है जिसमें कानपुर के एक अपराधी का संपत्ति का समहरण कर दिया गया। और पांचवा जो कारावास है जुर्माना है, यानी उसमें आपसे कुछ पैसे भी वसूले जाएंगे यदि आप अपराध करते हैं, तो यह जुर्माना के अंतर्गत आता है। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगले वीडियो में हम अध्याय 3 के और उसकी धाराओं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।